हरिओम बालक भगवानों। आज पिछले क्लास में जो वर्ड्स डैट कन्फ्यूज का लेक्चर हुआ था उसी का सेकंड लेक्चर आज है। इसको आप वर्ड पावर के रूप में भी ले सकते हो। इसके बाद ब्रेन टीजर चलाएंगे। अब देखो यहाँ बोर्ड पर देखो 3 वर्ड एक साथ आपको दिखेंगे, सी, लुक, वॉच। किसी लड़के का कमेंट था सर कि सी और लुक में डिफरेंस समझा दीजिए, तो मैंने सोचा कि वॉच को भी ले लेता हूँ। अब देखो सी, लुक और वॉच तीनों का अर्थ है देखना। तो कब किसका यूज करें, यही सब चीज है जो कंफ्यूज करता है। एक तो वर्ड्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनका अर्थ एक समान हो जाता है, अब वहां पर समझना पड़ता है कि कब किसका यूज करें। दूसरा ये होता है, अब जैसे नीचे आओगे तो यहाँ देखो मैंने 3 वर्ड लिखा है, रीत, रीद, राइत। ये तीनों का ऑलमोस्ट उच्चारण सेम है, ऑलमोस्ट स्पेलिंग भी सेम है। इस तरह के भी वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, कहाँ किसका यूज करें। यहाँ देखोगे तो ये वैन, 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 4 एक ही तरह के उच्चारण वाले वर्ड आपको दिखाई देंगे, लेकिन चारों का यूज अलग है और इन यूज को जानना भी जरूरी है। नहीं जानेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुश्किल होगा देना। तो आओ उसको शुरू करते हैं, देखते हैं। सी, सी माने जो देखना होता है। अब आंखें हैं तो हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो आप कहीं जा रहे हो, कहीं बैठे हो, खड़े हो, जो भी कर रहे हो, मतलब सोए नहीं हो, आप जगे हो, तो आप जो भी देख रहे हो, आंखों से जो भी आप देख रहे हो, उसके लिए आप सी का यूज करो। अब जैसे आप बाजार में गए, किसी शहर में गए हो, तो आपका कोई मित्र भी वहां दिख गया होगा आपको। तो मित्र जो आपका दिखा होगा तो वह बहुत सारे चीज आपको दिख रहे होंगे, उसमें से एक मित्र भी आपका दिख गया होगा, तो वहां भी हम सी का ही यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अब आओ, आप 2-4 लोग कहीं खड़े हो और वहां किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कृपया मेरे ओर भी देखिए, मेरी बात भी सुनिए। तो वह इंडिविजुअली यू आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट टू योर फ्रेंड और समबडी एल्स। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस you have to use look, and one thing you should keep in your mind, look always takes add with it। जब भी look का प्रयोग करोगे तो ऐड लगाना उसके साथ, यानी किसी इंडिविजुअल को आप थोड़ा उसका ध्यान अपने तरफ खींचना चाहते हो या ध्यान से किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप लुक का प्रयोग करो और लुक के साथ ऐड लगाना। अब आओ उसी सेंस में एक और है, वॉच भी है, देखना के अर्थ में ही। तो अब ध्यान रखना, मूविंग ऑब्जेक्ट को यदि आप देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो कोई भी चीज़, या सिनेमा हॉल में बैठे हो, लैपटॉप पर हो, एनीवेयर एल्स, अब मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई, मूविंग ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो मूविंग ऑब्जेक्ट आता है जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है जनरली। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को आप जब देख रहे हो तो चूंकि आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि इसका कोई एक सीन कट नहीं हो जाए, मैं उसको देख ना पाऊँ, चूंकि देखना जरूरी होता है ताकि हम समझे भी बात को। तो वहाँ पर जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो तो चूंकि बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, इसलिए आप वहाँ पर क्या प्रयोग करो, वॉच का प्रयोग करो। इज दैट क्लियर? और ध्यान रखना, इसी वॉच से वॉचमैन बना है, तो वॉच माने देखना और निगरानी करना भी होता है, अंडरस्टैंड? और इसी वॉच से वॉचमैन बना है जो निगरानी करता है, यानी आने जाने वाले लोगों का उससे जब भी पूछिएगा कि 12 बजे कौन आया था जी, तो आपको बता देगा, इतने बजे कौन आया था तो आपको बता देगा। उससे हम लोग इस तरह की इंक्वायरी लेते हैं। या कोई मामला बनता है तो सबसे पहला पूछताछ, पुलिस वगैरह जब पुलिस वाले जाते हैं तो सबसे पहले वॉचमैन से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसका काम वही है, निगरानी करने के लिए उसको रखा गया है। वो हर आने जाना, तो आने जाना वाला चीज़ भी मूविंग ऑब्जेक्ट ही है, उसको देखा है ध्यान से, उसके दिमाग में है, वह उन चीज़ों को बताएगा। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
तो आप अपनी आंखें हैं तो आंखों से जो भी देख रहे हो उसके लिए आप सी का प्रयोग करो। अब जैसे मान लो वी डैश विद आवर आइज, तो आइज की चर्चा ऑलरेडी हो गई, तो सीधा सीधा बात है कि यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, सी का। वी सी विद आवर आइज, यानी हम अपने आंखों से देखते हैं। आपको कहना है कि मैं जयंती लाल से कल या 4 दिन पहले दिल्ली में मिला था, तो वहाँ भी मैंने जयंती लाल को 4 दिन पहले दिल्ली में देखा, तो वहाँ भी आप 100 लगाइए, चूंकि आप दिल्ली में गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को देखे होंगे ना, इज दैट क्लियर? तो उसमें एक जयंती लाल भी थे जिनको आपने देख लिया, तो क्या कहोगे, आई सॉ जयंती लाल इन दिल्ली 4 days अगो, इज दैट क्लियर? अब आओ लुक, तो मैंने बताया कि मेरी ओर देखिए, मान लो आपको कहना है कि मेरी ओर देखिए, कृपया मेरी ओर देखिए, थोड़ा आग्रह कर दो यार, अच्छा लगेगा, कृपया मेरी ओर देखें या देखिए। अब क्या बनाओगे अभी, मेरे ओर देखो, यानी वो तो अब बहुत सारा चीज नहीं देखेगा, अब आपके तरफ देखेगा, अंडरस्टैंड? और उस स्थिति में आप क्या करो, प्लीज या काइंडली, अब यहां सी नहीं, यहां किसका यूज करो, लुक एट मी, अंडरस्टैंड? ध्यान से जब किसी चीज को देखना हो तब लुक का प्रयोग करिए। आप किसी तस्वीर को देख रहे हो, कोई फोटो है जो कहीं लगा हुआ है, तो आप देख रहे हो तो बड़ी ध्यान से देखते हो, तो वहां भी लुक एट का प्रयोग करो, वहां आप सी का प्रयोग ना करो। अब आ जाओ वॉच, तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप अपने से बना लेना। समझ गए हो ना कि मूविंग ऑब्जेक्ट को यदि आप देख रहे हो, मूविंग ऑब्जेक्ट आपको देखना हो तो आप वॉच का प्रयोग करो। तो एक सेंटेंस बोल दे रहा हूं, अपने से बना लेना। अभी हम लोग मूवीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या सिनेमा देख रहे हैं, जो भी कहो, आप उसको बना लेना। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ, वी आर वॉचिंग मूवी नाउ। अब आ जाओ, तो ये सी, लुक और वॉच का डिफरेंस आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आओ यहाँ, ये तो आई थिंक बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, इसमें नया कुछ नहीं था, थोड़ा सा मैंने उसको डिटेल करा है। अब आओ इधर आओ, इसका देखो जरा सा, वैन 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 वैन, चारों का ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल है, सेम उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन नहीं कहिएगा, प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अब इस वैन का देखो क्या, इसमें थोड़ा सा फर्क भी समझो। यहाँ VAIN है और यहाँ VEIN है, यहाँ VANE है, यहाँ WANE है। स्पेलिंग का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका प्रोनाउंसिएशन एक ही है, अंडरस्टैंड? ये और काफी कंफ्यूज करता है। अब देखो, इस वैन का अर्थ होगा विदाउट यूज, यानी बेकार। जैसे ऑल हिज अटेम्प्ट्स वेंट टू वैन, तो वेंट इन वैन माने उसका सारा प्रयास बेकार हो गया। या एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आप सुने होंगे, प्रोवर्ब्स में भी आता है कि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। लेबर नेवर गोज इन, यहां डैश दे दिया, लेबर नेवर गोज इन डैश दे दिया। अब थोड़ा सा समझ लो, इस वैन का अर्थ होता है नस, जो हमारे शरीर में होते हैं, बहुत सारे नस होते हैं ना, तो इस वैन का प्रयोग नस के अर्थ में होता है, जो हमारे शरीर में होता है बहुत सारा। और इस वैन का अर्थ बेकार के अर्थ में करना है। इस वैन का अर्थ करना है आपको एक वायु दर्शक यंत्र होता है, जिससे पता लगाया जाता है कि वायु किस दिशा की ओर अभी उसका बहाव है या झुकाव है, और उसके आधार पर बहुत सारा प्रेडिक्शन होता है वेदर को लेकर। तो वह एक यंत्र है। तो अब आ जाओ, आपको ऐसे ही दे दिया, लेबर नेवर गोज इन डैश दे दिया। यहाँ 2 ऑप्शन आपको दे दिया, एक दे दिया VAIN और एक दे दिया VEI। अच्छा, यहाँ शायद कट रहा, VAIN दे दिया, एक दे दिया VEIN,
अब कहा कि इसमें से चुन के भरो, आप क्या भरते हो? तो हम जान गए कि इस वैन का अर्थ होता है नस। यहाँ कह रहा है कि लेबर, लेबर माने परिश्रम, मेहनत, नेवर गोज इन यानी कभी नहीं जाता है। तो लेबर नस में थोड़ी जाता है यार, वो बेकार के अर्थ में होगा। तो यहाँ क्या भरेंगे? या वैन भरेंगे। लेबर नेवर गोज इन वैन यानी परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। अब आ जाओ, यहाँ एक और सेंटेंस आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, वार्म ब्लड रन्स थ्रू आवर, अब फिर डैश दे दिया, वार्म ब्लड रन्स थ्रू आवर, फिर डैश दे दिया। तो अब इस डैश में फिर इसी दोनों में से यदि चुनने की बात हो तो यहां क्या चुनेंगे भाई? यहां तो ब्लड की बात है, तो खून हमारे नस के जरिए हमारे शरीर में दौड़ता है। तो यहां पर यदि आप गलती से भी दिमाग में नहीं है या नहीं जानते हैं, इसी तरह का दे दिया है, आप इस वैन को भर दिए, तो आपका 1 नंबर गया। इज दैट क्लियर? तो इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, लिखकर थोड़ा याद करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, या लेक्चर को ही 2 बार सुन लीजिए ना, याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या भरेंगे बेटा? बोलो, VEIN होगा। अब आओ उसके नीचे आते हैं, एक और है वैन। तो इसका मैंने क्या लिखा? अवदर कॉक यानी वायुदर्शक यंत्र। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस दे दिया है, वी कैन नो द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा जानते होंगे, वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व मीन्स भी देखना होता है, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ऑब्जर्विंग, यहाँ डैश दे, ऑब्जर्विंग द, यहाँ आपको डैश दे दिया। फिर आप फिर से वहीं, अब इस बार 3 ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया, यहाँ डैश दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, VAIN, VEIN, एक और दे दिया VANE दे दिया। तो अब बोलिए कि इसमें क्या भरिएगा भाई? यहाँ तो विंड की भी चर्चा है, विंड के डायरेक्शन की भी चर्चा है, और इसको हम लोग समझ चुके हैं कि इस वैन का मतलब वायुदर्शक यंत्र है, इसका अर्थ नस है, और उसका इस वैन का अर्थ बेकार है। तो यहाँ जब विंड की भी चर्चा हो गई, उसके डायरेक्शन की भी चर्चा हो गई, तो सीधा सीधा यह आपका एलिमिनेट हो गया, यह भी एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर यहाँ है। इज दैट क्लियर? तो इन चीज़ों को जानने का प्रयास करिए, करना भी चाहिए। अब नीचे आते हैं, एक और देखिए, यहाँ भी है वैन। इस वैन को हम लोग डिक्रीज यानी कम होना या घटना, माने घट जाना, कोई चीज़ है इतना बड़ा थोड़ा घट गया, तो डिक्रीज के अर्थ में लेते हैं। अब इसको मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको सर ने भी से लिया है और इसको डब्ल्यू से ले लिया है। तो इसलिए लिया है, निकाला है मैंने इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट इन चारों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो ऑलमोस्ट सेम है। इज दैट क्लियर? इसलिए इन चारों का यूज भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। अब आ जाओ इस वैन को घटना, कम हो जाना। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मून, द मून, चंद्रमा का परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, चंद्रमा को आप समझ भी रहे होंगे। द मून वैक्सेज एंड वेन्स। अब इसका अर्थ आप जान रहे हो, कम होता है, कम होना या घटना। इसका अर्थ भी जान जाओ तो समझ जाओगे। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है बढ़ना, और इसका अर्थ हो गया घटना। यानी चंद्रमा बढ़ता भी है और घटता भी है, बढ़ता है कभी घटता है। वो 15 दिन की उसकी अपनी एक ड्यूरेशन होती है। अब आओ नीचे आते हैं, यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से देखना जी, वेव, वेव। अब इसको भी वेव पढ़ते हैं, इसको भी वेव पढ़ते हैं, तो फिर फर्क क्या है?
तो अब देखो इसको मैंने लिख रखा है, इस वेब का अर्थ हुआ मूव टू एंड फ्रो, फ्रॉम हो गया था सॉरी, मूव टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे हिलना डुलना, मैं हिलना लिख दे रहा हूं जी, आगे पीछे मैंने किसी भी दिशा में हिलना डुलना, डगमगाना आप उसको कह सकते हो। इस वेब का अर्थ होता है छोड़ना या हटा देना, हटाना मीन्स हटा देना या छोड़ देना। इस वेब के का हम प्रयोग करते हैं मूव टू एंड फ्रो के अर्थ में। बहुत का तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिखा हूँ, हिंदी भी लिखा हूँ जी, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो दोनों याद कर लेना और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अब मान लो कि यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप थोड़ा सा मेहनत करो, उसको भरो। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा कि डैश दे दिया पहले ही, यहाँ पहले डैश दे दिया, योर हैंड्स एंड कॉल देम। आपके पास यहाँ ऑप्शन है वही वेब, और फिर से नीचे वाला WAIVE ऐसे देगा। तो एक और एग्जाम्पल ले लो। अब मैंने कहा कि द एज लिमिट, एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी इस परीक्षा के लिए जो उम्र सीमा है, एज लिमिट है, मस्ट बी, यहां पर डैश दे दिया। तो अब थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, लेकिन बुद्धि लगाने के पहले इसको समझेंगे। इसको यदि समझ लिया, इसको हमने समझ लिया कि किस अर्थ में प्रयोग करें, तो दोनों सेंटेंस बना लेंगे जी। अब यहां देखो, किसी को कॉल देम यानी उन लोगों को बुलाओ, तो उन लोगों को बुलाने के लिए कभी कभी देखना कि किसी को बुलाने के लिए हम लोग हाथ हिलाते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, अरे मैं यहाँ हूँ आइए आइए, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पर किस वेब का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आपका ये वेब जाएगा, यह एलिमिनेट हो गया। क्यों? अब इसको लगाकर इसका अर्थ निकाल लो, वेव योर हैंड्स एंड कॉल देम, यानी अपने हाथ को हिलाओ डुलाओ और उन लोगों को बुलाओ। यहाँ ये वाला वेव लगाते हो आप, तो इसका तो अर्थ हो जाएगा घटाना या छोड़ना, अर्थ नहीं निकलेगा। अब निचले सेंटेंस में आ जाओ, द एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन मस्ट बी, यानी इस परीक्षा के लिए जो एज लिमिट है, उम्र की सीमा है, इसको निश्चित रूप से वेव यानी हटाना यानी हटा दिया जाए। तो यहाँ पर चूंकि बी लगा है तो V3 बनाना होगा आपको, तो इसलिए क्या करें यहाँ पर WAIVED, यानी ये आई वाला वेव। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर लिख लीजिएगा। अब यहाँ आइए, नीचे है ट्रेड 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 ट्रेड। अब इस दोनों में क्या फर्क है भाई? तो इसका प्रयोग होता है चलना के अर्थ में, वॉक मीन्स चलना। इसका प्रयोग होता है बिजनेस यानी व्यवसाय, व्यापार, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अब मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया है, एक ही सेंटेंस मैं यहां दे रहा हूं, एक सेंटेंस दे दिया कि हिज ग्रैंडफादर, यानी उसके दादाजी, इज इन द कॉटन डैश दे दिया। अब आपको कहा है कि भरो आप इसमें से ऑब्लिक ट्रेड, क्या भरोगे? तो उसके दादाजी कॉटन के चलने में तो नहीं होंगे, व्यवसाय में होंगे, तो यहां आपको क्या करना होगा? ट्रेड भरना होगा। अब एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसमें थोड़ा सा आप देखिए कि क्या भर सकते हो। मैंने मान लो किसी को कहा कि डोंट डैश ऑन फ्लावर बेड्स या ऑन द फ्लावर बेड्स, डोंट डैश ऑन द फ्लावर बेड्स, यानी फूलों का जो कभी कभी छेड़ छाड़ के उसको सेज वगैरह भी बना दिया जाता है, या
बहुत सारे फूल हैं, तो डोंट डैश ऑन फ्लावर बेड्स या ऑन द फ्लावर बेड्स, वहाँ पर कौन सा टेट जाएगा? ये जाएगा, चलने के सेंस में जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इनको याद भी करते जाइए। अब आइए, दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है नीचे और कमाल के हैं, इनका यूज़ भी बहुत होता है, फॉर्म वगैरह आप लोग भरते होंगे उसमें भी यूज़ होता है। अब देखिए, URBAN और नीचे है URBANE। तो अब ध्यान रखिएगा, इस URBAN अर्बन, इसका मतलब हुआ ऑफ अ सिटी और टाउन, यानी शहरी आप इसको कह सकते हैं, शहरी। और इस अर्बन, इसको पढ़िएगा अर्बन, थोड़ा बोल लीजिए मेरे साथ, अर्बन, इसका अर्थ हुआ रिफाइंड या पोलाइट, यानी सुशील, नर्म, सभ्य, शिष्ट, जो कहिए बहुत सारा अर्थ है, शिष्ट, नर्म, सुशील, बड़ा पॉजिटिव अर्थ होता है इसका। तो अब एक ही सेंटेंस दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा भर के आप लोग देख लो जी। मैंने कहा ऑल द टैलेंटियंस, यानी सारे टैलेंटियंस, टैलेंटियन कौन है आप समझ रहे होंगे, टैलेंट सर्च में पढ़ने वाले सारे बच्चे टैलेंटियन हुए, ये प्रॉपर एडजेक्टिव में चला जाता है। ऑल द टैलेंटियंस आर डैश। अब आपको भरना है URBAN में से और URBANE में से। तो यदि हम डिफरेंस को नहीं जाने कि इस अर्बन और अर्बन में क्या डिफरेंस है, तो गलती करेंगे ही। यहाँ अर्बन भर, कोई लड़का अर्बन भर देगा उसको, जैसे ही अर्बन भरा गलत हो गया उसका। यहाँ कहा गया है कि सारे टैलेंटियंस, यानी टैलेंट सर्च में पढ़ने वाले सारे जो बच्चे हैं, वे सारे के सारे, अब अर्बन हम कहेंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि सारे बच्चे अर्बन नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? बहुत सारे सुदूर रिमोट एरियाज से आते हैं और आप लोग जानते भी हो। तो यहाँ पर क्या कहना होगा? अर्बन, यानी टैलेंट सर्च में पढ़ने वाले सारे बच्चे शिष्ट हैं, सुशील हैं, भद्र हैं। तो यहाँ पर हम अर्बन नहीं क्या भरेंगे? अर्बन भरेंगे। और एक सेंटेंस और मैं बोल रहा हूँ, उसको बनाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ डन ए लॉट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द गवर्नमेंट हैज़ डन ए लॉट फॉर डैश डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की बात आ गई, गवर्नमेंट की बात आ गई, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर यह अर्बन होगा, यानी सरकार ने शहरी विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। अब नीचे आइए, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक बड़ी सुंदर चीज़ भी आप लोग सीख जाओगे, बहुत अच्छा चीज़ सीखोगे जी। जैसे रीत, बोलो मेरे साथ, रीत, रीद, राइत, रीत, रीद, राइत। अब इस रीत का अर्थ हुआ माला। माला को आप अंग्रेजी में गार्लैंड भी कहते हो। क्या कहते हो? बोलो, गार्लैंड कहते हो। इस रीत का अर्थ हुआ लपेट लेना, इन सर्किल, या घेर लेना। मैं लिख दे रहा हूं यार, घेर लेना या लपेट लेना। और यहां है राइड, इसका अर्थ हुआ रोल अबाउट इन पेन, यानी दर्द से छटपटाना, दर्द से छटपटाना। ठीक है। तो अब मान लो एक सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूं कि उच्चारण पहले, अच्छा इसको बाद में, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा लिख ही दे रहा हूं, गो एंड प्लेस अ डैश ऑन द डेड बॉडी।
गो एंड प्लेस, प्लेस मैंने रखना भी होता है, प्लेस मीन्स स्थान भी होता है, आप जानते होंगे। गो एंड प्लेस अ डैश ऑन द डेड बॉडी। अब यहाँ फिर से ई तीनों वर्ड को दे देगा आपको, ध्यान में रखिएगा, यही एग्जाम में किया जाता है, ये तीनों वर्ड को दे देगा। रीत भी देगा, रीत भी देगा, राइत भी देगा। अब आपको चुनना है कि उसमें से क्या चुनिएगा। तो यदि आप इन तीनों को नहीं जाने रहेंगे तो गलती करेंगे। वहां पर यहां पर क्या कह रहा है कि जाओ, गो एंड प्लेस ए डैश ऑन द डेड बॉडी। डेड बॉडी पर हम लोग जनरली जाते हैं तो क्या रखते हैं, बोलिए, माला रखते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा रीत प्रयोग करेंगे, WREATH का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, बोलो, WREATH, इसका प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। अब एक और एग्जाम्पल, यहां तक आ रहा है जी? एक एग्जाम्पल है जो मैं बोल दे रहा हूं, या इसको लड़कों को चाहिए कि स्क्रीनशॉट लेते जाए, 2 बार 3 बार स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसको मिटा के एक और एग्जाम्पल देता हूं। यहां तो आप समझ गए कि WREATH होगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। एक और देख लो जी, जैसे द wounded, इसका अर्थ होता है घायल। men cried and, अच्छा, अब यहां पर मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उसमें से भरिए कि क्या भरेंगे। WREATHED ऑब्लिक WRITH, यहाँ नहीं, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। द wounded man cried and डैश है यहाँ, ऑप्शन यहाँ दे दिया मैंने, WREATHED, एक और दे दिया WRITHED। अब क्या भरोगे, अब बोलो। wounded men यानी घायल जो व्यक्ति थे, घायल व्यक्ति लोग जो थे, आदमी लोग थे, वे क्या किए, क्राइड यानी चिल्लाए, एंड डैश। तो जब वो घायल हैं तो चिल्लाएंगे ही, और चिल्लाएंगे, जब घायल हैं तो दर्द होगा, तो दर्द से छटपटाएंगे भी। तब देख लो, राइट, रोल अबाउट इन पेन यानी दर्द से छटपटाना। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यह हमारा एलिमिनेट हो गया। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि यू वुड हैव एंजॉयड द क्लास। लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग इसको लिख लो, और लिख कर एक बार 2 बार पढ़ के उसको प्रैक्टिस कर लो। अभी इस तरह के कुछ और भी सेशन लेने हैं, उसके बाद ब्रेन टीजर का भी लेना है, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में देखते हैं कि कमेंट किस तरह का आता है। तो जिसका डिमांड ज़्यादा होगा उसका लेक्चर इन फ्यूचर डिलीवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी हैप्पी, बी सेफ। हरि ओम।